बात छोटी सी थी। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था और वहां के राजा मोहम्मद रेजा पहलवी को ओवरथ्रोन करके आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की लीडरशिप में ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बन गया था। ईरान में मेनली शिया लोग थे और इसके पड़ोसी अरब देशों में अधिकतर सुन्नी मुसलमानों का बसेरा था। इराक, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देश ईरान में हुए इस इस्लामिक रेवोल्यूशन से डर गए और सबने मिलकर ईरान पर धावा बोलने का फैसला लिया। ऐसे में इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन आगे बढ़े और उन्होंने बाकी के अरब देशों के सपोर्ट से ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन ये युद्ध 8 सालों तक बिना किसी कंक्लूजन के चलता रहा और फाइनली यूएन के इंटरवेंशन के बाद 1988 में सीज फायर के साथ खत्म हुआ। 8 सालों तक चली इस लंबी वॉर में इराक को बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ और इराक की इकोनॉमी तबाह हो गई। इस वॉर के कारण इराक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो गए और करीब $40 बिलियन का फॉरेन डेट इराक पर चढ़ गया, जिसमें ज्यादातर डेट कुवैत और सऊदी अरेबिया ने इराक को दिया था। लेकिन कुछ समय बाद सिचुएशंस ऐसी बनी कि कल तक इराक के साथ खड़े रहने वाले कुवैत और सऊदी अरेबिया अब इराक को ही आंखें दिखाने लगे और अपने पैसों के लिए इराक पर प्रेशर बनाने लगे, जिस कारण जल्दी ही इराक और कुवैत के बीच जंग छिड़ गई। जंग भी ऐसी जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 35 देशों ने मिलकर एक साथ इराक को खदेड़ दिया और यही से सद्दाम हुसैन के बुरे वक्त की शुरुआत भी हो गई। आखिर कौन था सद्दाम हुसैन? क्यों सद्दाम हुसैन के साथ खड़े रहने वाले कुवैत और सऊदी अरेबिया ने उसका साथ छोड़ दिया था? कैसे सद्दाम हुसैन के राज में इराक एक बड़े क्राइसिस का शिकार बन गया और कैसे सद्दाम हुसैन की एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा इराक एक गहरे संकट में चला गया? 28 अप्रैल 1937 में तिकरीत में मौजूद अवजा नाम के गांव में सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ। जन्म से पहले ही इनके पिता अब्दुल माजिद की कैंसर से मौत हो गई थी। वहीं दूसरी ओर मात्र 12 साल की उम्र में ही इनके बड़े भाई भी कैंसर की वजह से चल बसे थे। इन दोनों ही हादसों के दौरान सद्दाम हुसैन अपनी मां सुबहतुल्फा अल मुसल्लत के पेट में थे। अपने हालात से परेशान होकर इनकी मां ने अबॉर्शन करके सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन ये इस कोशिश में सक्सेसफुल नहीं रही। वहीं जब सद्दाम का जन्म हुआ तो इनके दिमाग से सुसाइड के सभी थॉट्स निकल गए और इनका मन बदल गया। हालांकि अभी भी खराब फाइनेंशियल कंडीशन के कारण ये अपने बच्चे को लंबे समय तक अपने पास रख नहीं पाई, जिस कारण उन्होंने सद्दाम को उसके मामा खैरल्लाह तल्फा को सौंप दिया। इनके मामा एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और तिकरित में इराकी नेशनलिस्ट पार्टी के लिए काम करते थे। लेकिन कुछ सालों बाद ही सद्दाम के मामा को इराक की प्रो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कू करके ओवरथ्रो करने के आरोप में अरेस्ट कर जेल में डाल दिया गया। इसी कारण सद्दाम को वापस अपनी मां के पास जाना पड़ा। इन सब घटनाओं के बीच सद्दाम की मां ने दूसरी शादी इब्राहिम अल हसन से कर ली और इनके 3 बच्चे भी हुए। अपनी मां के पास रहते वक्त सद्दाम के सौतेले पिता ने सद्दाम को काफी टॉर्चर भी किया, जिसकी वजह से सद्दाम बचपन से ही एक अड़ियल और गुस्सेल प्रवृत्ति का व्यक्ति बनने लगा था। 10 साल की उम्र में सद्दाम को पता चला कि उसके मामा खैरल्लाह तल्फा को जेल से रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद सद्दाम अपने सौतेले बाप से परेशान होकर तिकरित वापस चला गया, जहां उसने नेशनलिस्टिक हाई स्कूल में पढ़ाई की। उम्र के साथ साथ सद्दाम का अग्रेशन और उसकी रेवोल्यूशनरी सोच काफी बढ़ती चली गई। वहीं बड़े होने के साथ ही सद्दाम ने अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिस कारण 1957 में सिर्फ 20 साल की उम्र में सद्दाम को इराकी लॉ स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। बाथ पार्टी उस समय इराक की मोस्ट रेडिकल नेशनलिस्ट पार्टी थी, जिसका गोल एंटायर अरब वर्ल्ड का यूनिफिकेशन करके एक सिंगल अरब स्टेट बनाने का था। स्कूल से निकाले जाने के बाद भी सद्दाम के मामा ने उसका साथ दिया और सद्दाम के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को एक उड़ान दी। देखा जाए तो सद्दाम का पॉलिटिक्स में आना और पूरे इराक पर राज करना, इन सब का कारण सद्दाम के मामा ही थे। हालांकि आगे चलकर मामा भांजे का यह रिश्ता काफी खराब हो गया और पावर में आने के बाद सद्दाम हुसैन ने अपने मामा खैरल्लाह तल्फा को अपने खिलाफ साजिश रचने के आरोप में जेल भिजवा दिया, जिसके बाद 1958 में सद्दाम ने अपने मामा की ही बेटी साजिदा खैरल्लाह तल्फा से शादी कर ली। इस शादी से सद्दाम के 5 बच्चे हुए। 1950 तक पूरे मिडिल ईस्ट में क्रांति की लहर छाई हुई थी। इस क्रांति में इराक भी शामिल था। इस समय इराक के सोशलिस्ट ने हाई रैंक पॉलिटिकल पर्सनालिटीज और एलीट क्लास के खिलाफ लोगों को खड़ा करना शुरू कर दिया था।
इसी दौरान गमाल अब्दुल नासिर इजिप्शियन रेवोल्यूशन और सुएज क्राइसिस के कारण मिडिल ईस्ट कंट्रीज के रेवोल्यूशनरीज के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए थे, जिसमें सद्दाम हुसैन भी शामिल थे। अब सद्दाम हुसैन के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी ने नासिर के यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के साथ जुड़ने का फैसला लिया, लेकिन उन दिनों इराक पर प्राइम मिनिस्टर अब्दुल करीम कासिम का राज था। उन्होंने 14 जुलाई 1958 को अपने साथी अब्दुल सलाम आरिफ के साथ मिलिट्री कू करके इराक के राजा फैजल II की सत्ता को ओवरथ्रो करके खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए और आरिफ को कमांडर इन चीफ एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। इस मिलिट्री कू को 14 जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कासिम ने बाथ पार्टी के इस फैसले को निरस्त कर दिया। इसके बाद बाथ पार्टी में इस बात को लेकर मतभेद होने लगा, जिसके बाद कासिम इराकी कम्युनिस्ट पार्टी से मिल गए, जिसकी वजह से पार्टी के लोग कासिम के खिलाफ हो गए और इनके मर्डर का प्लान बनाने लगे। लेकिन इस पार्टी में ज्यादातर लोग या तो पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग थे या फिर स्टूडेंट्स थे, जिसके कारण यह तय करना मुश्किल हो रहा था कि कासिम के असैसिनेशन के लिए किन लोगों को चुना जाए। तभी सद्दाम ने ये काम अपने हाथों में ले लिया और असैसिनेशन के लिए ग्रुप को तैयार कर ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद ही कासिम के मर्डर के लिए प्लान बनाया जा चुका था, जिसके मुताबिक 7 अक्टूबर 1959 को जब कासिम अल रशीद स्ट्रीट से गुजरता तो उस पर गोली चलाकर अटैक करना था। सद्दाम ने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तैयारी की हुई थी, लेकिन जब कासिम अल रशीद स्ट्रीट से गुजरा तो गोली तो चली पर कासिम बच गया। सद्दाम ने कासिम को मारने के लिए जो गोली चलाई थी वो कासिम के ड्राइवर को लग गई, जिससे ड्राइवर की मौत हो गई और कासिम बच गया। हालांकि गोलीबारी के बीच कासिम के शोल्डर और आर्म पर गोली लग गई थी, पर वो भागने में सफल रहा। वहीं दूसरी ओर अटैक के समय सद्दाम के पैर में भी गोली लग गई थी, जिससे सद्दाम भी घायल हो गया था। हालांकि सद्दाम के साथी मौके पर पहुंच गए और सद्दाम को फौरन वहां से ले गए। इस अटैक के बाद एक तरफ जहां सद्दाम लोगों के लिए एक बड़ा रेवोल्यूशनरी था, तो वही कासिम के लिए एक गुनहगार, जिस कारण सद्दाम और उसके साथियों की खोज की जाने लगी। असैसिनेशन प्लान में शामिल सद्दाम के सभी साथियों को पकड़कर एग्जीक्यूट कर दिया गया, लेकिन सद्दाम देश से भागने में सफल हो गया। वो पहले सीरिया और फिर इजिप्ट पहुंचकर वहीं रहने लगा। इजिप्ट में सद्दाम ने 1962 से लेकर 1963 तक पहले कायरो लॉ स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद 8 फरवरी 1963 को इराक में एक और मिलिट्री कू होता है और अब्दुल करीम कासिम को सत्ता से ओवरथ्रो करके अब्दुल सलाम आरिफ को प्रेसिडेंट और अहमद हसन अल बकर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। इस कू को रमजान रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब्दुल सलाम आरिफ के प्रेसिडेंट बनते ही सद्दाम हुसैन वापस इराक चला आता है और बगदाद लॉ कॉलेज में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखता है। हालांकि इराक वापस लौटने के बाद सद्दाम ने एक और असैसिनेशन में पार्ट लिया, जिसके बाद सद्दाम को फिर से वांटेड घोषित कर दिया गया, पर इस बार सद्दाम भागने में असफल रहा और 1964 में फाइनली सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जेल जाने के बाद भी सद्दाम शांत नहीं बैठा। वो जेल में भी पार्टी पॉलिटिक्स में एक्टिव रहा। यही नहीं, जेल में सद्दाम अपना अधिकतर वक्त अपने पसंदीदा लीडर्स को पढ़ने में लगा था, जिसमें हिटलर और स्टालिन जैसे तानाशाह शामिल थे। जेल में करीब 2 साल बिताने के बाद सद्दाम जेल से भागने में सफल रहा और दोबारा से पार्टी के कामों में जुट गया। सद्दाम के लगातार एफर्ट्स को देखते हुए इस बार बाथ पार्टी ने 1966 में सद्दाम को रीजनल कमांड का डेप्यूटी सेक्रेटरी बना दिया। डेप्यूटी सेक्रेटरी बनते ही सितंबर 1966 को सद्दाम ने बाथिस सिक्योरिटी सर्विस की शुरुआत की, जिसका मेन मकसद सिर्फ अपने विरोधियों और ऑपोजिशन को सजा देना था। इस वक्त पार्टी सुरक्षा के नाम पर सद्दाम ने ओपोनेंट्स पर कई सारे टॉर्चर टेक्निक्स अपनाए, जैसे नाखून उखाड़ना, आंखों में सिगरेट डालना और उल्टा लटका कर मारना। ये टॉर्चर इस हद तक किए जाते थे कि विरोधी ये सब सहते सहते ही मर जाते थे। जुलाई 1968 में सद्दाम ने एक ब्लडलेस कू में हिस्सा लिया, जिसके कारण अब्दुल सलाम आरिफ को सत्ता से हटाकर अहमद हसन अल बकर को सत्ता में बैठाया गया, जो कि रिश्ते में सद्दाम के कजिन लगते थे। अहमद हसन अल बकर इराक के राष्ट्रपति बनते हैं और सद्दाम को पार्टी का डेप्यूटी चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाता है। 1960 से लेकर 1970 के दशक में सद्दाम एक सक्सेसफुल नेता के तौर पर पूरे इराक में लोगों के बीच जाने गए। इसी समय सद्दाम देश की कई अंदरूनी परेशानियों को भी ठीक करने में लगे रहे, साथ ही पार्टी रेपुटेशन को बढ़ाने में भी काफी मेहनत की। वहीं दूसरी ओर पूरे देश में कई मुद्दों को लेकर लोगों के बीच काफी तनाव का माहौल चल रहा था। एक तरफ शिया की सुन्नी से, अरब की कुर्द से, नोमैड्स की पेजेंट से और ट्राइबल चीफ्स की अर्बन मर्चेंट से लड़ाई चल रही थी,
जिसे रोकने के लिए और हालत को सुधारने के लिए सद्दाम हुसैन ने काफी कठोर कदम उठाए। इसके साथ ही सद्दाम ने अपने देश को मजबूत करने की भी लगातार कोशिशें की। 1 जून 1972 को सद्दाम ने इराकी ऑयल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना शुरू किया और ठीक एक साल बाद ही 1973 के ऑयल क्राइसिस के कारण इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत बढ़ गई और इराक की इकोनॉमी को इसका काफी फायदा पहुंचा, जिसके कारण इराक मिडिल ईस्ट में मौजूद सबसे ताकतवर देश के तौर पर उभरने लगा। सद्दाम हुसैन ने अपने देश को डेवलप करने के लिए कई पॉलिसीज बनाई, जिसमें इराकी लोगों के लिए मुफ्त पढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इराकी सोल्जर्स और उनके फैमिली को हर तरह से सपोर्ट किया जाने लगा। इन सब के अलावा सद्दाम ने एग्रीकल्चर सेक्टर और हॉस्पिटल्स पर भी ध्यान दिया, जिस कारण इन दोनों ही सेक्टर को अच्छा बूस्ट मिला। इराक में लगातार डेवलपमेंट करने के कारण उस समय यूनेस्को ने सद्दाम हुसैन को अवार्ड से भी सम्मानित किया था। वही 1970 से लेकर 1980 तक इराक में मौजूद ऑयल इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू एंड डेवलपमेंट के कारण से इराक को काफी फायदा हो रहा था। डेवलपमेंट को देखते हुए इराक के लोगों का भी अपनी सरकार पर भरोसा बढ़ने लगा था। लोग सद्दाम के किए गए कामों को सराह रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि इस ऑयल इंडस्ट्री से जनरेट होने वाले रेवेन्यू को सद्दाम वेपन्स एंड आर्मी पर खर्च कर रहा था। एक तरफ सद्दाम इराक को डेवलप कर रहा था, तो वही दूसरी ओर लाखों लोगों को मौत के घाट उतार रहा था। देखा जाए तो इसने एक नहीं कई जिनोसाइड अटेम्प्ट्स किए, जिस कारण लोग आज भी इसे हिटलर से कंपेयर करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सद्दाम ने न केवल जुर्म करने वालों को बल्कि अपने खिलाफ खड़े हर इंसान को चुन चुनकर मरवाना शुरू कर दिया था। 27 जनवरी 1969 को इराक अथॉरिटीज ने 14 इराकीज को ईरान का स्पाई बताकर फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी पर चढ़ाए गए 14 लोगों में 9 जूस, 3 मुस्लिम्स और 2 क्रिश्चियंस थे। सद्दाम के इस फैसले के पीछे इराक की मेजर पॉपुलेशन का सपोर्ट लेना था, जो उन्हें आगे चलकर मिला भी। 1982 में सद्दाम हुसैन ने इराक के शाइट टाउन ऑफ डुजैल के करीब 160 लोगों को मरवा दिया था। उसे लगता था कि इन लोगों ने ही उस पर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए हैं। ये सभी क्राइम तो फिर भी सद्दाम के बाकी क्राइम्स के आगे छोटे थे, क्योंकि सद्दाम ने कुर्द लोगों के साथ जो किया वो वाकई दिल दहला देने वाला था। सद्दाम ने 1986 से लेकर 1989 तक नॉर्थ इराक में कुर्द लोगों के खिलाफ एक जीनोसाइडल कैंपेन में करीब 1,82,000 कुर्द लोगों को या तो पॉइजनस गैस देकर मरवा दिया या गायब करवा दिया। साथ ही करीब 3 लाख कुर्द्स को ईरान डिपोर्ट करवा दिया गया। इसके साथ ही ईरान इराक वॉर के समय जब इराकी बेस कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ने ईरान के साथ एलाइंस बना ली थी, तो सद्दाम ने क्लैन और उसके लीडर मसूद बरजानी को पनिश करने की साजिश रची, जिसमें करीब 5,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मरने वाले में कई बच्चे 10 साल के भी नहीं थे, लेकिन सद्दाम को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। सद्दाम के किए गए डेवलपमेंट्स के कारण अब पूरे देश की जनता अहमद हसन अल बकर के नाम की माला जपने की जगह सद्दाम हुसैन के नाम की माला जप रही थी, और इस वजह से अल बकर को सद्दाम से परेशानी होने लगी, जिस कारण उसने जनता की नजरों में सद्दाम हुसैन को नीचे गिराने के लिए सीरिया से हाथ मिला लिया। लेकिन सद्दाम हुसैन ने ये चाल उल्टी कर दी और अल बकर को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, जिसके बाद 16 जुलाई 1979 को सद्दाम हुसैन इराक के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और इराक सद्दाम हुसैन की मुट्ठी में आ जाता है। राष्ट्रपति बनने के एक हफ्ते के अंदर ही सद्दाम ने बाथ पार्टी की एक कॉन्फ्रेंस रखी, जहां उसने क्रूरता का सबसे पहला उदाहरण पब्लिक के सामने पेश किया। इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने आए 250 पार्टी मेंबर्स में से 68 ओपोनेंट्स को गद्दार बताकर पार्टी से बाहर निकलवा दिया और 22 लोगों को मरवा दिया गया। अगस्त 1979 तक सद्दाम ने अपने सभी विरोधियों को या तो जान से मरवा दिया या फिर उन्हें जेल में डलवा दिया। सद्दाम के इस तरह के फैसलों को देखकर जो जनता उसे हीरो समझ रही थी, अब वही लोग इसे जल्लाद समझने लगे। लगातार सद्दाम के ब्रूटल स्टेप्स के कारण उसे अपनी सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रखना पड़ा। सद्दाम की सिक्योरिटी के लिए एक से बढ़कर एक इंतजाम किए गए, कई रूल्स बनाए गए, जिनमें एक रूल ऐसा भी था कि सद्दाम का जनरल जब भी उससे मिलने के लिए आता तो सबसे पहले जनरल की फुल प्रूफ चेकिंग होती, जिसमें उसके कपड़े उतरवा कर चेक किए जाते और फिर उन्हीं कपड़ों को वॉश करने के बाद जनरल को सद्दाम से मिलने की परमिशन दी जाती। यही नहीं, सद्दाम के खाने पीने का भी खास ख्याल रखा जाता था। सद्दाम को डर था कि कहीं कोई उसके खाने में पॉइजन ना मिला दे। इस कारण सद्दाम के खाना
खाने से पहले शेफ का बेटा खाने को चखा करता था। यही नहीं, सद्दाम की सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त थी कि सद्दाम के रहने के लिए एक नहीं बल्कि कई पैलेसेस बनाए गए जिनमें सद्दाम के बॉडी डबल्स रहा करते थे। इन बॉडी डबल्स को भी सद्दाम की तरह ही स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था जिससे कोई पता ना लगा सके कि असल में असली सद्दाम कौन है। 1979 वो वक्त था जब खाड़ी देशों में आपसी युद्ध की स्थिति बन गई थी। इन्हीं दिनों ईरान में हो रहे इस्लामिक रेवोल्यूशन की वजह से 25 साल से राज कर रहे वहां के राजा मोहम्मद रेजा पहलवी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी की लीडरशिप में ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। ईरान में हुए इस इस्लामिक रेवोल्यूशन के कारण ईरान के पड़ोसी देश जैसे कुवैत, सऊदी अरेबिया और इराक डर गए, क्योंकि ईरान में शिया कम्युनिटी के लोग ज्यादा थे जिनकी तादाद बाकी की अरब कंट्रीज में कम थी। इन कंट्रीज को ऐसा लगने लगा था कि इस रेवोल्यूशन के कारण उनके देश की शिया कम्युनिटी कहीं भड़क ना जाए और उनकी सत्ता खतरे में ना आ जाए। ऐसे में सद्दाम को कई देशों ने प्रोवोक किया, जिसमें सबसे आगे कुवैत और सऊदी अरेबिया खड़े थे। सद्दाम हुसैन को भी ऐसा लगने लगा था कि शायद वो ईरान पर हमला करके 1975 में अल्जियर्स एग्रीमेंट के कारण खोई हुई अपनी जमीन को वापस अपने कब्जे में कर सकता है। इसी सोच के साथ सद्दाम हुसैन ने कुवैत और सऊदी के सपोर्ट से ईरान पर हमला कर दिया। वॉर के शुरू होने के कुछ दिन पहले ही सद्दाम ने अपने देश की शिया कम्युनिटी के बड़े मिनिस्टर्स को मरवा दिया था, जिनसे उन्हें इस इस्लामिक रेवोल्यूशन में खतरा था। सद्दाम ने सोचा था कि अभी अभी हुए इस्लामिक रेवोल्यूशन से ईरान इतना मजबूत नहीं होगा कि वो इराकी सेना का मुकाबला कर सके और इस वजह से इराक युद्ध आसानी से जीत जाएगा। इसके अलावा उन दिनों इराक विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना थी। शायद इसी वजह से सद्दाम हुसैन ने इराक में अपनी आसान जीत की उम्मीद लगा ली थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी के कहने पर ईरान का हर एक व्यक्ति इस युद्ध में भाग लेने सड़कों पर उतर पड़ा। जिस युद्ध को सद्दाम ने कुछ हफ्तों की लड़ाई समझा था, वो अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ईरान इराक की ये लड़ाई लगभग 8 सालों तक चली, जिसमें इराक को ईरान की 1 इंच जमीन भी नहीं मिली, बल्कि इराक पर करोड़ों का कर्जा हो गया। दरअसल जब इराक ने इस युद्ध की शुरुआत की थी, तब सऊदी और कुवैत ने खुले हाथों से इराक को कर्ज के रूप में मदद पहुंचाई थी। कर्ज लेते समय इराक ने यही सोचा था कि एक बार ईरान पर वॉर जीतने के बाद उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन जो हुआ उसने इराक में एक नई इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म दे दिया, जिसके बाद इराक को समझ आ गया कि वॉर को कंटिन्यू रखना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। जिसके बाद इराक ने वॉर से अपने कदम पीछे ले लिए और इराक ने जो वॉर सितंबर 2, 1980 को शुरू किया था, वो फाइनली 20 अगस्त 1988 को पूरे 7 साल 11 महीनों के बाद सीज फायर के साथ खत्म हुआ। सद्दाम हुसैन इस वॉर को इसलिए भी नहीं जीत पाया क्योंकि ईरान के पास फोर्सेस के अलावा उस समय उनके लोग भी खड़े थे जो इराक से किसी भी हाल में हार नहीं मान रहे थे। इस वॉर में अमेरिका भी इराक को वेपन्स प्रोवाइड करने में मदद कर रहा था। वहीं कुवैत और सऊदी अरेबिया इराक की जीत के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे। अब सालों चली इस लड़ाई में हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी रिजल्ट किसी के भी फेवर में नहीं आया और यूएन ने 20 अगस्त 1988 को दोनों ही देशों के बीच सीज फायर एग्रीमेंट करवाया। इस 8 सालों की वॉर में इराक को काफी नुकसान पहुंचा और लाखों मासूमों की जानें चली गई। यही नहीं, 16 मार्च 1988 को सद्दाम ने अपने ही देश के कुर्दिश मुसलमानों पर जहरीली गैस का इस्तेमाल करवाया, जिसका नतीजा ये निकला कि गैस के कारण करीब 10,000 के आसपास लोग मारे गए और जो बचे वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। सद्दाम के इस तरह के व्यवहार के कारण जब यूएन ने सद्दाम से सवाल जवाब किए तो अपनी सफाई में सद्दाम ने साफ कर दिया कि मारे गए सभी लोग इराक के खिलाफ ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे, जिस कारण उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। सद्दाम के स्टेटमेंट से ईरान और इराक के बीच बात और भी बिगड़ती गई। ईरान के साथ वॉर खत्म होने के बाद इराक पर भारी कर्जा था। इराक में लोगों के पास ना खाने के लिए खाना था, ना मेडिकल सुविधाएं थी और ना ही उनके पास रहने के लिए घर बचा था। वॉर के एंड तक इराक में आर्थिक संकट अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। 8 साल के इस युद्ध के दौरान इराक की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी और उन्हें अपने देश को वापस से ट्रैक पर लाना था, जिसके लिए इराक ने अपने सभी पड़ोसी देशों से कर्जा माफी की गुहार की थी। साथ ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत और सऊदी जैसे देशों से अपील की कि वो लोग कच्चे तेल को एक निश्चित मात्रा में प्रोड्यूस करें, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़े और इस तरह इराक दोबारा से अपनी इकोनॉमी को फिर से पटरी पर ला सके।
इसके साथ ही इराक ने कुवैत को खास कर कहा कि उनके सीमावर्ती इलाकों में कुवैत इराक के तेल के कुओं से ऑयल प्रोड्यूस करना बंद कर दे। लेकिन कुवैत ने जब इराक की बात नहीं मानी तो सद्दाम हुसैन काफी नाराज हो गए और उन्होंने इराकी नेशनल टीवी पर कहा कि अगर कुवैती लोग उनकी बातें नहीं मानेंगे तो इराक को अपनी स्थिति सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। वही इराक का कुवैत की तरफ बदलता रवैया कुवैत को रास नहीं आया, जिस कारण कुवैत ने इराक पर उसका सारा उधार चुकाने के लिए प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। वॉर के कारण इराक की हालत अच्छी नहीं थी, जिस कारण वो कुवैत का कर्ज नहीं चुका पा रहा था। हालांकि बात को पटरी पर लाने के लिए जब सद्दाम ने कुवैत से कर्जा लौटाने के लिए थोड़ा समय मांगा तो कुवैत ने समय देने से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, कुवैत ने इराक पर और प्रेशर बनाने के लिए इराक के सीमावर्ती कुछ ऑयल रिजर्व्स पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कुवैत का साफ कहना था कि या तो पैसा लौटा दो या अपने ऑयल रिजर्व्स से हाथ धो बैठो। कुवैत के लगातार ऑयल रिजर्व्स पर कब्जे के कारण सद्दाम ने बातचीत से सब ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद फाइनली सद्दाम ने स्ट्रिक्ट कदम उठाते हुए 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर हमला कर दिया। इन सभी रीजंस के अलावा भी सद्दाम हुसैन का कुवैत पर हमला करने के कई कारण थे। जैसे इराक लगातार इस बात का दावा करता था कि कुवैत उसकी टेरिटरी है। चूंकि दोनों ही देश ओटोमन एम्पायर के टाइम से बासरा प्रोविंसेस में आते थे, पर कुवैत इराक की इस बात से सहमत नहीं था। कुवैत की रूलिंग डायनेस्टी अल सबा फैमिली ने 1899 में एक सुज़ेरेनिटी एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया था, जिसके हिसाब से कुवैत के फॉरेन अफेयर्स की जिम्मेदारी यूनाइटेड किंगडम को दे दी गई थी। जिसके बाद यूके ने 1922 में कुवैत और इराक के बीच एक बाउंड्री बना दी, जिससे इराक कंप्लीटली लैंडलॉक्ड हो गया। इस बाउंड्री के बाद भी इराक हमेशा से कुवैत पर अपना दावा करता था। इसके अलावा कुवैत के पास भारी मात्रा में ऑयल रिजर्व्स थे, जिन पर सद्दाम की काफी पहले से नजर थी। उसे लगता था कि अगर उसने कुवैत को जीत लिया तो सारे ऑयल रिजर्व्स उसके हो जाएंगे और वो फिर आराम से उन रिजर्व्स की मदद से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके अपने सारे डेट को चुका देगा। इसके बाद इराकी सेना कुवैत की तरफ बढ़े। देखते ही देखते इराकी सैनिक अपने 300 टैंक्स और 1 लाख सैनिकों के साथ कुवैत में लाशें बिछाने लगे। 1 लाख से अधिक इराकी सैनिकों के सामने कुवैती आर्मी ने ना के बराबर रेजिस्टेंस दिखाई और सरेंडर कर दिया। इराकी सैनिकों को सद्दाम की ओर से आदेश था कि वो सीधे कुवैत सिटी को कैप्चर करे और वहां की रॉयल फैमिली को बंदी बना ले। लेकिन इसके पहले कि इराकी सैनिक वहां पहुंचते, कुवैत की रॉयल फैमिली और उनके मिनिस्टर्स सऊदी अरब में भागकर शरण ले चुके थे। इराकी आर्मी के हाथों में रॉयल फैमिली तो नहीं आई, लेकिन कुवैत के अमीर किंग जबर अल अहमद अल जबर अल सबा के छोटे भाई फहद अल अहमद अल जबर अल सबा अपने कुछ आर्मी मैन के साथ इस इन्वेशन में मारे गए। देखते ही देखते इराकी आर्मी ने पूरे कुवैत को अपने कंट्रोल में ले लिया और सद्दाम हुसैन ने अपने चचेरे भाई अली हसन अल मजिद को कुवैत का गवर्नर बना दिया। कुवैत पर जबरदस्ती कब्जा करना अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश, यूके के प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर और सऊदी अरेबिया समेत कई गल्फ कंट्रीज को पसंद नहीं आया, जिस कारण इन सभी ने मिलकर 35 देशों की एक कोएलिशन फोर्स को तैयार किया और इराक के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। इस कोएलिशन फोर्स को अमेरिका लीड कर रहा था। 6 अगस्त 1990 को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 661 पास करता है और इराक के साथ सभी ट्रेड को बैन कर देता है। इसके साथ ही यूएन ने अपने सभी मेंबर कंट्रीज से कुवैत की एसेट्स एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपील करता है। हालांकि इससे इराक को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, जिसके रिस्पॉन्स में अमेरिका ने 7 अगस्त 1990 को ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड लॉन्च कर अमेरिकन आर्मी, नेटो और अरब कंट्रीज के हजारों सैनिक सऊदी अरेबिया पहुंचकर मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सऊदी में 1 लाख सैनिक पहुंच जाते हैं। इस दौरान भी ज्यादा कुछ नहीं बदलता है और इराक कुवैत से विड्रॉ नहीं करता है। 17 जनवरी 1991 को कोएलिशन फोर्सेस की ओर से ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च किया जाता है और एयर बॉम्बिंग करके इराक की सभी बड़ी सिटीज, बिजनेस सेंटर्स, सड़कें, ब्रिजेस सबको बर्बाद कर देता है। इस हमले के दौरान इराक के हजारों मासूमों की जान चली गई और इराक की बची हुई इकोनॉमी पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। 17 जनवरी 1991 से लेकर 28 फरवरी 1991 तक चले इस ऑपरेशन में इराक पूरी तरह बर्बाद हो गया और कुवैत से विड्रॉ करने के लिए राजी हो गया। हालांकि यह विड्रॉल अब इराक के लिए काफी मुश्किलें लेकर आने वाला था। कुवैत से निकलते हुए इराकी सैनिकों ने कुवैत के 950 से ज्यादा तेल के कुओं में आग लगा दी और उनके सैकड़ों ऑयल स्टोरेज यूनिट्स को भी बर्बाद कर दिया। इस युद्ध के बाद कई देशों ने इराक से अपने सारे रिलेशंस खत्म कर लिए और इराक घुटनों के बल गिर गया।
कुवैत पर अटैक करना इराक को काफी भारी पड़ा। इराक फिर से दोबारा युद्ध ना करे, इसके लिए अमेरिका ने इराक के सारे बेसिस, वेपन्स और वॉर रिसोर्सेज को जलाकर खत्म कर दिया। यहाँ के एटम रिसर्च सेंटर को भी उड़ा दिया गया। कुल मिलाकर करीब 2,63,000 इराकी सोल्जर्स इस वॉर के चलते बैडली अफेक्ट हुए। सोल्जर्स के अलावा सिविलियंस को भी इस वॉर ने काफी अफेक्ट किया। कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कई जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए, तो वही कई लोगों को प्रिजनर्स ऑफ वॉर के तौर पर बंदी बना लिया गया। इस वॉर में करीब 11 मिलियन बैरल ऑयल गल्फ में स्प्लिट हो गया, जिस कारण मरीन लाइफ और वाइल्ड लाइफ को काफी नुकसान झेलना पड़ा। करीब 80 ऑयल टैंकर्स और शिप्स भी गल्फ के समंदर में डूब गए, जिससे गल्फ इकोसिस्टम में भारी पॉल्यूशन फैल गया। साथ ही इराक ने पीछे हटते समय कुवैत के करीब 600 ऑयल वेल्स में आग लगा दी, जिससे ग्लोबली एनवायरनमेंट को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि फिर भी सद्दाम इराक के तानाशाह बने रहे और इराक को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश में लगे रहे। कुछ समय बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश सद्दाम हुसैन के ऊपर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इल्जाम लगाकर इराक को इन्वेड करते हैं। इस फैसले से इराकी जनता भी काफी खुश थी, क्योंकि कहीं न कहीं ये लोग भी सद्दाम हुसैन की तानाशाही से परेशान हो चुके थे। इस बीच सद्दाम हुसैन दुनिया की नजरों से छुपकर अंडरग्राउंड हो गया। लाख कोशिशों के बाद भी सद्दाम अब तक यूएस आर्मी के हाथ नहीं लगा था, जिस कारण इराक के अद्वार टाउन में आखिरी कोशिश करने के बाद अमेरिकन आर्मी ने इराक से रवाना होने का प्लान बना लिया था, जिसके लिए हेलीकॉप्टर सारे सोल्जर्स को वहां से ले जाने आया। लेकिन तभी यूएस के एक सैनिक ने कुछ महसूस किया। उसे लगा कि जिस फर्श पर वो और बाकी के सोल्जर्स खड़े हैं वो फर्श अंदर से शायद खोखली है, और उसका ये शक यकीन में तब बदल गया जब उसने जमीन पर पड़ी लकड़ियों के टुकड़ों को लात मारकर एक छोटे से छेद को देखा। तो उसने पाया कि वो एक बंकर के ऊपर खड़ा है, जिसमें सद्दाम जैसी शक्ल का एक आदमी हाथ में बंदूक लेकर खड़ा है और उसका निशाना बाहर की ओर है। ये देखकर तुरंत ही उस सैनिक ने अपने बाकी के सोल्जर्स को खबर दी, जिसके बाद सभी सोल्जर्स ने इकट्ठा होकर उस बंकर को खोला। बंकर खोलकर जब सबने अंदर देखा तो उसे सद्दाम हुसैन काफी खराब हालत में खड़ा दिखाई दिया। अमेरिकी सोल्जर्स ने सद्दाम को बाहर निकाला। एक वक्त पर काफी वेल ड्रेस्ड और शाही तरीके से रहने वाला सद्दाम किसी लावारिस की तरह दिख रहा था। उसने महीनों से शेव नहीं की थी और काफी कमजोर और थका हुआ भी था। सद्दाम को गिरफ्तार कर सीधे यूएस बेस में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां वो 30 जून 2004 तक रहा। इसके बाद सद्दाम को ट्रायल्स के लिए ऑफिशियली इंटरिम इराकी गवर्नमेंट को सौंप दिया गया, जिसके बाद सद्दाम पर लगातार हियरिंग्स हुई और फाइनली सद्दाम को सजा सुनाई गई। कई इल्जामों को ध्यान में रखते हुए सद्दाम को कोर्ट ने सेंटेंस टू डेथ की सजा सुनाई और 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह 25 सालों तक इराक पर राज करने वाले तानाशाह का अंत हुआ। हालांकि फांसी को लेकर दुनिया भर के लोगों की अलग अलग राय थी। कोई सद्दाम को एक हीरो तो कोई विलेन के तौर पर देखता था। किसी के लिए सद्दाम का दुनिया से जाना एक खुशखबरी थी, तो कोई सद्दाम के न रहने का मातम मना रहा था। वैसे इराक की जनता की राय ली जाए तो उनके हिसाब से 1970 के टाइम पर सद्दाम हुसैन ने जो कुछ भी इराक और उसकी जनता के लिए किया वो यादगार है। सद्दाम ने इस समय इराक के डेवलपमेंट के लिए काफी मेहनत की, जिस कारण 1970 का समय इराक के लिए एक गोल्डन पीरियड था। लेकिन इसके बाद सद्दाम का जो रूप देखने को मिला वो खतरनाक था। कुल मिलाकर सद्दाम हुसैन को पावर की भूख ने गलत बना दिया था, वरना इराक के लोगों के अनुसार सद्दाम हुसैन कई मामलों में बाकी के आए हुए सभी राष्ट्रपति से बेहतर था।